नमस्कार। कलकत्ते से एक प्यार भरा, मीठा और ठंडा ठंडा नमस्कार। कैलकाटा डिबेटिंग सर्कल के इस YouTube चैनल में हाय, हेलो एंड वेलकम। आप सबका तहे दिल से स्वागत है। गर्मी भीषण है और चुनाव लंबे। कहते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव ही उसका उत्सव होते हैं, पर आज हमारे चारों ओर बाहुबल, धन बल और तो और भावनाओं के उबाल से भरे इस प्रक्रिया को क्या कहें, लोकतंत्र का उत्सव कहें, या फिर लोकतंत्र को सच्चा और अच्छा तब माने जब दैनिक रूप से नित्य प्रतिदिन हर नागरिक, छोटा बड़ा, इस बात पर विचार विमर्श करे, तर्क वितर्क करे, सहमति असहमति प्रकट करे कि उसकी सत्ताधारी सरकार कैसी चल रही है। सरकार की आलोचना करे, निंदा नहीं, निंदनीय कार्यों पर निंदा करे, पर सरकार की आलोचना करे नित्य प्रति रूप से, ताकि सरकार सक्रिय रहे, सजग रहे कि हमें भी देखा जा रहा है, जनता हम पर आंखें रखी है। तो आज उसी भावना को मद्देनजर रखते हुए कलकत्ता के कुछ युवाओं से मिलते हैं। थोड़ा सा आदान प्रदान, थोड़ा सा वाद विवाद, थोड़ा सा मतों और अमतों का एक दूसरे से बांटना। आइए मिलते हैं आज के हमारे इस पैनल पे आए हुए 6 युवाओं से, जो कि इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आज के भारत में जनादेश के मायने नहीं। आज के भारत में जनादेश के मायने नहीं। आमंत्रण करना चाहूंगी पम्मी भार्गव को, ज्योति पासवान, साक्षी मिश्रा, तानिया चतुर्वेदी। और कहीं आप लोग ये ना सोच बैठे कि महिला आरक्षण को हमने दूसरी हद तक ले गए हैं, तो नहीं, हमारे बीच प्रेमदीप झा भी हैं। आइए प्रेमदीप। और आप चूंकि ये ना सोच बैठे कि भाई ये कृष्ण कन्हैया बन गए हैं, तो इनका साथ देने के लिए, हम सबका साथ देने के लिए दिव्यांशु सिंह भी हैं। आइए दिव्यांशु। तो शुरू करते हैं आज की ये चर्चा, आज का ये वाद विवाद। सबसे पहले पूछते हैं प्रेमदीप से कि जनादेश के क्या मायने हैं उनकी नज़रों में, संक्षेप में। मेरी नज़रों में हम एक जनतंत्र में रह रहे हैं और जनतंत्र में जन जो है वह सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर है। उसके हाथ में इस जनतंत्र के सबसे जो सर्वोच्च पद हैं उसको चुनने की भी शक्ति है, और उस शक्ति का वह इस्तेमाल जो कर रहा है उसके आधार हमारा संविधान है, उसके अनुच्छेद वगैरह हैं। तो उसके हाथ में जो शक्तियां हैं, जिसके बूते वह आदेश देता है और जिसके बूते दलगत राजनीति करने वाले लोग या फिर नेता संविधान को या हमारे लोकतंत्र को संचालित करते रहते हैं, तो यही जनादेश है जितना मैं समझ पा रहा हूँ। यानी कि मैंडेट। यस मैम, जनमत या जनादेश। भारत में जो रवायत रही है जनादेश कहने की रही है। और आज के भारत से, आज की हमारी इस चर्चा का क्या तात्पर्य है, आइए ये जल्दी से सुनते हैं ज्योति से। आज के भारत से मेरा अर्थ है पास ले जाइए 21वीं सदी का भारत, जिसमें हम जो युवा हैं वो पैदा हुए हैं। आज का भारत कैसा है, हम जो युवाएं हैं उनके लिए भारत कैसा है, कितनी उन्हें विकास की उन्हें बेनिफिट्स मिल रहे हैं। साक्षी, आप बताएंगी जल्दी से, माइक वहाँ है, कि आपके अनुसार इस विषय पर लोकतंत्र जनादेश से आप क्या सोचती हैं? मेरे अनुसार जनादेश के कई खांचे हैं, परंतु जनादेश का सामान्य अर्थ पर तौर ले तो वो लोकतंत्र, परंतु मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं लोकतंत्र ना होकर डंडा तंत्र, जाति तंत्र, धर्म तंत्र रह गया है ये जनादेश। दिव्यांशु, आपका क्या मत है? जी, हम युवा हैं तो हम भूल जाते हैं कि भारत कहाँ से आया है। तो आज के भारत में कितनी सारे लोग, कितने पढ़े लिखे सब भारत में वोट देते हैं। आज के युवा कितना वोट देता है, और जनमत को कितने युवा राजा बनाते हैं और फिर गिरा भी देते हैं। तो आज का जो जनमत है वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है जहाँ से भारत आया है। आज के भारत में जनादेश देने वाली जो जनता है, क्या वो जनादेश देने के लायक है
जमहूरियत वो तर्क हुकूमत है जिसमें बंदे को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। आप लोगों के क्या मत हैं इसके बारे में? तानिया। आज की जो जनता है वो बिल्कुल लायक है देने के लिए वोट। हम जनता को मूर्ख नहीं समझ सकते हैं। भारत की जनता अगर एक वस्त्र भी खरीदती है तो उसे 4 बार जांचती परखती है। तो जब वो अपना पब्लिक सर्वेंट चुन रही है कि वो हमारा प्रतिनिधि बने, हमारे लिए कार्य करे, तो बहुत सोच समझ के अपना मतदान देगी और वो बिल्कुल काबिल है कि वो जनादेश करे। आपका क्या मानना है प्रेमदीप? क्या आज के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जगत में जनता इस लायक है कि वो जनादेश सोच समझ के सही से दे सके? मैं इनकी बिंदुओं से डिफर करना चाहता हूँ इस मायने में कि जो हमारे संविधान के निर्माताओं में से एक रहे अंबेडकर, उनका ही यह स्टेटमेंट है। वही बीबीसी को इंटरव्यू देने के दरमियान कहे थे कि भारत में डेमोक्रेसी जो है या मैंडेट की जो ये व्यवस्था है यह लॉन्ग टर्म नहीं जा सकती जब तक हम सोशल रिफॉर्म्स नहीं कर सकेंगे। हमें पॉलिटिकल रिफॉर्म से कहीं अधिक मायना मुझे लगता है देना पड़ेगा सोशल रिफॉर्म्स को। एजुकेशन या फिर आज साइंस या टेक्नोलॉजी या टेक्निकल डिग्रीज को लेकर के जो हमारा हवा चला है, एक हमारा युवा वर्ग जिस और आगे बढ़ रहा है, पर वह साइंस पढ़ रहा है, पर हम यह नहीं कह सकते कि उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट ही बढ़ा है। उसके अंदर एजुकेट वह हुआ है, क्या वाकई उसमें चेतना आई है एजुकेशन की, यह भी हम नहीं कह सकते। उसके पास बहुत सारे सूचना आ रहे हैं तो इसके आधार पर हम यह मान लें कि वह शिक्षित है, वह उसके अंदर विवेक आ गया, नीड़ छीड़ का अंतर स्पष्ट करना, यह भी हम नहीं कह सकते। और केवल अंबेडकर ही नहीं, मैं बोस को भी कोट करना चाहूँगा जिन्होंने कहा था कि केवल शिक्षण से ही नहीं, डेमोक्रेसी प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, उसकी प्रशिक्षण देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग। वो चूँकि फौजी बैकग्राउंड से आते थे और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, तो उनके ये मत थे। मैं यह कहना चाहूँगा। धन्यवाद। यानी प्रेमदीप कहना चाह रहे हैं कि केवल लिखने पढ़ने से व्यक्ति शिक्षित नहीं हो जाता, यही ना प्रेमदीप? आप हावड़ा की रहने वाली हैं पम्मी, आपका क्या मानना है कि जनादेश के मायने क्या रहे हैं? मैम, मैं कैसे मान लूँ कि जनादेश के मायने हैं? आज 6 साल हो गया है, मैं जिस क्षेत्र में रहती हूँ वहाँ पे काउंसलर का इलेक्शन नहीं हुआ है। हम मंत्री को प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानते हैं, मंत्री हमें नहीं जानते हैं, हम एमएलए हमें नहीं जानते हैं, हमें काउंसलर जानता है जो हमारे बीच नहीं है, जो हमारा प्रतिनिधि नहीं कर रहा है। तो मैं कैसे मान लूँ कि जनादेश के मायने हैं? बहुत खूब, बहुत खूब। आज के भारत में देखा जा रहा है या यूँ कहा जा रहा है कि संस्थाओं का विघटन हो रहा है जिससे कि जनादेश का विघटन हो रहा है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे दिव्यांशु? देखिए, मैं बस ये कहूँगा कि जैसे जैसे भारत विकसित हो रहा है वैसे वैसे जनता की नज़र और बनती जा रही है और तगड़ी होती जा रही है, पैनी होती जा रही है जी। और जैसे जैसे जनता और पैनी होती जा रही है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि जनता और स्टैंडर्ड्स मांग रही है सरकार से कि और हम इसीलिए हमें और चीज़ें दिखती हैं। पहले के भारत से आज ज़्यादा हमें दिखता है कि कहाँ गड़बड़ी है और हम जनता खुद चाहते हैं कि वो ठीक करें और उनकी खटिया खड़ी कर दें जब भी वो गलती करते हैं। बहुत सही, बहुत सही। आप लोगों ने देखा, मैं एक पर्टिकुलर घटना उठाना चाहूँगी कि देश में आज तक पार्टियों में दल बदला जाता था, चाहे वो बाहुबल से, चाहे वो धन बल से, चाहे यही 2 बल थे, चाहे कोई भी कह ले कि हमने भावना से बदली। पर हम सब जानते हैं भाई, मूर्ख नहीं हैं, बच्चे हैं आप लोग, और मैं काफ़ी उम्रदराज हूँ, पर हम में से कोई भी मूर्ख नहीं है। पर पहली बार हमने देखा कि चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में अनिल मसीह, तो हाँ, जो इलेक्टोरल ऑफिसर थे, यानी जो सरकारी तंत्र था जिसका केवल यह कार्य था कि वो निष्पक्ष रूप से वोटों की गणना गिनती करें, उन्होंने उस निष्पक्ष रूप में बहुत प्रकार से उसे विषक्त कर दिया। ये शायद भारत में पहले नहीं हुआ था। इसके बारे में तानिया, आपका क्या कहना है? दल बदल होते हैं तो दल बदल के लिए कानून भी है, संविधान ने उसका प्रावधान दिया है, और हर सिस्टम में लूप होल्स होते हैं। अगर हम उसके नकारात्मक पक्ष को देख रहे हैं तो हमें उसके सकारात्मक पक्ष को भी देखना चाहिए। दल बदल कर रहे हैं तो जनता को ये उदाहरण मिल रहा है कि उन्होंने आज हमारे साथ छल किया है, तो 5 साल बाद हम दिखाएंगे कि हम इनके साथ क्या कर सकते हैं। जनता ने हमेशा दिखाया है, जनता अगर इंदिरा गांधी को सत्ता पर बैठा सकती है तो उनकी एक गलती से उन्हें सत्ता से गिरा भी सकती है। तो
दल और बदल उसके पश्चात उन्हें 3 साल बाद बहुत इतनी भारी बहुमत से बहुमत से वापस लेकर- ला सकती है कि जो बहुमत शायद उन्होंने पहले कभी जिसकी अपेक्षा ही नहीं की अपेक्षा थी। नहीं की यानी थी। कि जनता ही राजा को रंक और रंक को राजा राजा बनाती बनाती है। है। जी वो जब कोई व्यक्ति फिल्टर होके वापस आ रहा है तो वो उसे पुनः मौका देती है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जनता के हाथ में यह आदेश है, आप आज उसे छल करिए, 5 साल बाद वो आपके साथ सही निर्णय लेगी। बहुत सही कहा आपने कि जनता के हाथ में सब कुछ है। पर आज जो हम देख रहे हैं वो ये है कि जनादेश को न मानना ही किसी तरह की सक्रिय प्रक्रिया बनती जा रही है। खरीद फरोख्त करके विधायकों और सांसदों को इस तेज़ी से और इस कदर ख़रीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है कि अब शायद हमारी भौएं भी वो देख के सुन के नहीं उठती हैं। आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि पिछले मान के चलिए 10 सालों में कितनी राज्य सरकारों को ख़रीद फरोख्त करके गिराया गया? पिछले जो 2-3 मेजर मुझे याद आ पा रहे हैं, मैं महाराष्ट्र को याद कर पा रहा हूँ, गोवा को याद कर पा रहा हूँ, अरुणाचल याद कर पा रहा हूँ, बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश, बिल्कुल मध्य प्रदेश, पुदुचेरी। यस मैम। तो ये सारे तो हैं, लेकिन दल बदल की नीतियाँ और ये सारी चीज़ें इस सब में मतलब उस चीज़ को कोई प्रभावित नहीं कर पाता, उसको कोई बदलाव नहीं कर पाता। मेरा मानना है कि इस चीज़ को ही मतलब गैर कानूनी घोषित कर देना चाहिए। जिस तरह से सरकारी जो मशीनरी है या फिर सरकारी जो क्या बोले IAS IPS वगैरह अधिकारी हैं, उसका जो दुरुपयोग करने पर जो गैर कानूनी सरकार को निरस्त कर दिया जाता है, तो उसी तरह इसको भी गैर कानूनी घोषित कर देना चाहिए। बहुत खूब। और जैसा उन्होंने कहा कि जनता मजबूत है, जनता 5 साल बाद जवाब देगी किसी मामले में, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जनता उतनी मजबूत है। क्योंकि हम जो मेयर इलेक्शन की बात कर रहे हैं पंजाब का, चंडीगढ़ का, तो यदि जनता मजबूत होती तो जनता आज ही मजबूत होती, जनता रोड पे दिखती उसकी मजबूती। इलेक्टोरल बॉन्ड के जो मतलब हमारे सामने प्रकरण आ रहे हैं वो इतने घृणित हैं, इतने मतलब उसकी निंदा होनी चाहिए, उसकी आलोचना होनी चाहिए, उसके लिए लोगों को रोड पे होना चाहिए, तो वो हमें नहीं दिखता। और यह बताता है कि जनता आज इतना दुर्बल हो चुका है, इतना कमज़ोर हो चुका है। अब पता नहीं आगे कि कितने साल बाद वह फिर से उसके धमनियों में वह शक्ति का संचरण हो। पमी, आपका क्या कहना है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, संक्षेप में कहें। मैम, जो बिहार में अभी पुल टूटा उसमें मैं देख सकती हूँ जिस कंपनी को जिस छोटी कंपनियों को मिल जा रहे हैं चंदा के नाम पर, राजनीतिक दलों में टेंडर मिल जा रहे हैं, जबकि वह कंपनी पे पहले भी आलोचना हुई थी। क्योंकि कुछ दिन पहले ही जब उन्होंने अंडरग्राउंड सड़क बनाई थी तो उसकी दीवारें ढह गई थी, उसमें भी कई जनता ही मरी थी। कौन मर रहा है इन सब की वजह से? जनता मर रही है। चंदे तो दे दिए जा रहे हैं राजनीतिक दलों को, पर मर कौन रहा है? ऐसे स्थानों पर बड़ी बड़ी अनुभवी कंपनियों को काम करना चाहिए, क्योंकि 90 फीट की उस पुल को 30 फुट लाने में एक अनुभवी इंसान का सबसे बड़ा हाथ होता, जो नहीं हो पाया और पुल गिर गया। तो दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आई हैं। इधर से प्रेमदीप कहते हैं कि दल बदलने को पूर्ण रूप से गैर कानूनी घोषित कर देना चाहिए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। आपको अगर दल बदलना है तो आप अपने सीट से त्यागपत्र दीजिए और पुनः चुनाव लड़िए। अगर आप एक दल से अधिकांश लोग, मेजॉरिटी लोग निकल के नया दल बनाना चाहते हैं, त्यागपत्र दीजिए, नया दल बनाइए और फिर उस पर चुनाव लड़िए। यही ना कहना चाह रहे हैं आप लोग सब इस बात से सहमत हैं या किसी की इस बात से असहमति है? कई बार जो दल बदल होते हैं वो परिस्थितिवश भी हो सकती है कई बार, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो कैसी परिस्थिति बस ये होती है कि अगर कोई सदस्य किसी पार्टी में जा रहा है तो उसके वो विचारों से प्रभावित है, लेकिन अपनी पार्टी ही जब उसे इज्जत नहीं दे रही है, वो जो काम करना चाह रहा है, तो इसमें क्या बुराई है कि उसको अगर इज्जत नहीं मिल रही है तो वो त्याग पत्र दे और फिर जिस पार्टी में करना चाह रहा है उससे खड़े होकर फिर चुनाव जीते। बिल्कुल मैम, ये तो कानून, यही बात हो रही है, इसी की बात हो रही है कि कानून है, आपके विचारों, कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है, आपको मेरे विचारों से सहमति नहीं है, आप मेरे चुनाव मेरे पार्टी के सिंबल पर लड़े थे, आप मेरे पार्टी के सिंबल को छोड़ रहे हैं, रिजाइन करिए और फिर से आप जाकर खड़े होके चुनाव। दूसरी बात पम्मी की तरफ से आई, जिन्होंने कहा कि आज के दिन में इलेक्टोरल बॉन्ड्स में चंदा दे के धंधा लेने से मरती केवल जनता है। मरता कौन है? मरती केवल जनता है। और इस जनता की ओर से आज ये सब अपने अपने विचार आपके सामने रख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आप लोग के क्या विचार हैं? साक्षी।
मैम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चूँकि हम जानते हैं कि हमारा देश का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत बेहतरीन है, लेकिन इसके बावजूद अभी खरीद फिरोद की बात हुई तो केवल ये पार्टियां, अमुक नेता अमुक पार्टी किसी और पार्टी में नहीं चली जा रही, व्यवस्था से भी खरीद फिरोद हो रहा है। अभी हम चूँकि रिसेंट घटनाक्रम की बात करें तो सूरत का मामला हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे हम लोग का मूल मंत्र क्या होता है लोकतंत्र का, बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। तो बाय द पीपल कहाँ से बाय द पीपल? जनता ने ही नहीं दिया अधिकार, केवल पार्टियां ही चुन ली गई उसमें। तो ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि जनादेश का कोई मायने है? तो ऐसे में कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन इस चीज़ में, उनको इस चीज़ में प्रतिक्रिया लेनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। दिव्यांशु, आपका इस बारे में क्या कहना है कि बेटा जम्मू एंड कश्मीर में 370 की संहिता हटाने के बाद आज तकरीबन 5 साल हो गए हैं और चुनाव की घोषणा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं की। वो घोषणा सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ी, वो निर्णय सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ा। ये क्या जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के जनादेश का विघटन नहीं हुआ? जैसे कि पम्मी कह रही हैं कि मैं अपने काउंसिलर के लिए वोट ही नहीं दे पा रही हूँ, तो मैं अगर वोट नहीं दे पा रही हूँ तो मैं तो जनता रही नहीं ना, मेरा वोट करने का अधिकार कहाँ है? तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये तो बहुत ही गलत हुआ जो हुआ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन हमें फिर ही ध्यान देना चाहिए कि भारत के इतिहास में कई बार एस्पा लगता था, कई बार अत्याचार होते थे लोगों पे। आज जो हो रहा है वो काफ़ी गलत है, लेकिन काफ़ी कम हो रहा है, गिरते जा रहा है। और मैं सराहनीय जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का कि फटाफट इलेक्शन कराने चाहिए, और हमें इलेक्शन कमिश्नर को भी और ईसीआई की जो वो संस्था है उसे और सशक्तिकरण करना चाहिए कि उनके पास दांत दिए जाए, सिर्फ बोलने के नहीं हो, वो कुछ करे भी और सारे पॉलिटिकल पार्टी उसको अपने लाइन पे रखें। बहुत खूब, बहुत खूब। पम्मी, आपसे ये पूछूंगी कि आप अधिकांश रूप से ये मानती हैं कि जनादेश के मायने नहीं हैं। आपने चूंकि लोकल की बात उठाई है, इसलिए आप बताएंगे कि लोकल में आपने जनादेश तो हमेशा विकास के लिए ही होता है, इससे तो हमारा कोई दो मत नहीं हो सकते हैं, चाहे वो विकास का पथ बाएं रास्ते से जाए, चाहे दाहिने रास्ते से, चाहे मध्यपथ से, पर होता यही है कि मध्यपथ हो चाहे बायां दायां, विकास के लिए होता है। आपको लोकल रूप पे क्या लगता है कि क्या जनादेश के विकास के इस आदेश को, इस जन के आदेश को माना जाता है? मैम, विकास का सर्वप्रथम अर्थ होता है अमन, चैन, शांति। तो और त्योहार का अर्थ होता है उत्सव मनाना। रामनवमी हो या मुहर्रम हो, हम अपने घर में दुबक कर बैठ जाती है जनता, दुकानों के शटर गिरा दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 144 धारा लग जाती हैं, तो इतनी घबरा जाती है जनता। तो आज का समय ऐसा दौर आ गया है कि हम अपने त्यौहार में बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये कैसा विकास हुआ मैम? तो जनता के आदेश कैसे माने जा रहे हैं? बिल्कुल, जब विकास पर बात आई है तो याद ये भी आता है कि देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो हर शहर में मिलेगा ना कोई कातिल। तो ये तो हमारे भारत के बल और दुर्बलताओं का कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, पर ये तो मानना पड़ेगा कि हमारे देश में अकाउंटेबिलिटी का बहुत बड़ा एक डेफिसिट रहा है। अकाउंटेबिलिटी होती ही नहीं है, चाहे वो नेता की हो, जैसा कि प्रेमदीप ने कहा, ब्यूरोक्रेट की तो तब भी होती है, पर नेताओं की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। आज भी हमें अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का कोई तरीका नहीं है, हम उन्हें वापस नहीं बुला सकते। तानिया, आप हमें बताएंगी कि आपको अब भी क्यों लगता है कि जनादेश के मायने हैं? मैं सबसे पहले प्रेमदीप की बात का जवाब देना चाहूँगी कि उन्होंने कहा कि जनता तैयार नहीं है। हम भारत में रह रहे हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में से लोग हटा देंगे तो लोकतंत्र कैसे रह जाएगा? और जब हम अपने भारत में जनादेश नहीं देंगे तो बाहर से आके तो कोई जनादेश देगा नहीं, जनादेश हम ही देंगे। आपको लगता है ये विचारधारा ठीक नहीं है, मुझे लगता है ये नहीं है, ये भी जनादेश ही है। और ये जो बात हो रही है कि लोकल के साथ गलत हो रहा है, तो हर मैंने आपसे ये पूछा बेटा कि आप क्यों इस पक्ष में हैं, ये संक्षेप में बताइए। मैं इस पक्ष में इसलिए हूँ, किस पक्ष में कि मायने हैं? मायने हैं क्यों मानती हैं? क्योंकि हर सिस्टम में लूप होल्स होते हैं। करेक्ट। लोहे में जंग लगता है, अगर वो उपयोगी है तो उसे हम फेंक नहीं सकते हैं, उसे उपयोग में लाना होगा, उसमें रंग करके उसे रस्टिंग से बचाना होगा। तो हमारी व्यवस्था चल रही है, दौड़ नहीं रही है, लेकिन विकलांग तो नहीं हुई है ना कभी तो दौड़ेगी और हमें ही उसे सुधारना होगा।
हमें ही निर्णय लेना होगा। लेकिन अगर हम ही उससे विमुख हो जाएं कि ये व्यवस्था खराब है, हम ही उस लायक नहीं हैं, हम जनादेश नहीं दे सकते हैं, इतने नकारात्मक हो जाएंगे तो इस व्यवस्था को आगे कैसे ले जाएंगे? क्या तब तानाशाह व्यवस्था नहीं आ जाएगी हमारे पड़ोसी देशों की तरफ? वो नहीं कह सकते हैं कि तानाशाह आएंगे कि नहीं, क्योंकि उसके अलग फैक्टर्स हैं, अलग परिस्थिति होगी। पर हाँ, आपने एक, आपके अनुसार हम विकलांग, हमारी जो व्यवस्था है वो विकलांग नहीं हुई है, किसी भी तरह से चल रही है, और इसीलिए हमें उसमें आशा बनाए रखनी चाहिए। आप क्या संक्षेप में कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि ये तो जनतंत्र में से जन हटा दिए तो कुछ नहीं रहा, ऐसा इनका आर्ग्यूमेंट था। तो फिर भी मतलब ईसीआई का जो स्टैंड है आज क्या है, कैसा है, हम सब जानते हैं, कितनी निष्पक्षता वो बरत रहा है। ईसीआई कैसे करके चुनाव करवा रहा है, धार्मिक प्रतीकों, धार्मिक चिन्हों से किस तरह से ध्रुवीकरण हो रहे हैं, और उस पर कैसा उसका स्टैंड चुप्पी का है। और जनादेश यदि वाकई यही देना चाहता है मैनिफेस्टो वगैरह पढ़ करके, तो मुझे लगता है कि जनादेश वाकई विकास को ही मतलब समर्थन कर रहा है। हम मध्ययुग में जा रहे हैं तो वो वाकई हमारा विकास का ही रास्ता है। तो मेरा यही साक्षी, आप बताएं कि आप क्यों मानती हैं कि जनादेश के मायने नहीं है? संक्षेप में बताएं। जनादेश के मायने नहीं है, इसके कई आधार मैंने अभी दिए भी है, और जनादेश के कई मायने नहीं है। उसमें सबसे बड़ा मुझे जैसा आधार लगता है वो कहीं ना कहीं जातिगत आधार भी है। अमूमन पूरे भारत में कहीं ना कहीं हम अपनी जाति से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, अपनी जाति से। जैसे अगर मैं उदाहरण लूँ तो कोई अगर यादव है तो यादव को ही वोट देते हैं, ऐसा अमूमन देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ही जागरूक नहीं हो रहे हैं, हम ही अपनी जाति को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में जनादेश के मायने कहाँ बच जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ज्योति, आपका क्या मानना है कि जनादेश के मायने हैं तो क्यों हैं? संक्षेप में बताएं। अमेठी में देखा जाए तो कई वर्षों से कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बीजेपी की सरकार आती है। वो वहाँ पे कोई भी अमेठी में लड़ने से पहले सोचता था कि कांग्रेस बहुत वर्षों से हारी नहीं है, लेकिन बीजेपी ये वहाँ पे विश्वास दिलाती है कि अगर आप मुझे चुनते हैं तो यहाँ पे मैं विकास करूँगा। और देखा जाए तो बीजेपी जीतती भी है, पहले हारती है, लेकिन 5 साल वो ऐसा काम करके दिखाती है कि वहाँ की जो जनता है वो प्रभावित होती है। तो जनादेश के बिल्कुल मायने, जब वो एक छोटे से राज्य में जनादेश की इतनी मायने हैं, तो पूरे भारत में जनादेश के मायने ना हो ऐसा कहा नहीं जा सकता। एक संसदीय क्षेत्र में, राज्य में नहीं, एक संसदीय क्षेत्र में, अमेठी एक संसदीय क्षेत्र है। बिल्कुल। तो कहना कुछ ये चाह रहे हैं हम लोग कि ना हम पहरेदार हैं, ना हम किसी घोटाले के भागीदार हैं, हम इस जनतंत्र की जनता हैं और इस जनतंत्र के पूरे हिस्सेदार हैं। दिव्यांशु, आप बताएं हमें कि क्यों आप इसके पक्ष में हैं कि आज भी जनादेश के मायने हैं? जब देखा गया है कि भारत का जनतंत्र खतरे में रहा है, तब जनता आई है उसको बचाने। जब देखा गया है कि इसको कोई नहीं हरा सकता, इनको सत्ता से कोई नहीं हटा सकता, जनता ही आती है उन्हें हटाने के लिए। जब देखा गया है कि सेंटर में कोई बहुत ताकतवर है, अगले ही चुनाव में, राज्य चुनाव में उनकी सरकार गिरा दी जाती है। बार देखा गया है कि जनता ही आती है जनतंत्र को बचाने, पॉलिटिशियन नहीं आते हैं। इसीलिए ये मैं मानता हूँ जनता का पार्ट होके कि हम ही आएंगे, हम ही बचाएंगे, हम ही आगे ले जाएंगे। कितनी बड़ी बात कही है प्रेमदीप। यदि आपको एक कोई दिखेगा तो आप चुनेंगे भी उसी एक में से, मतलब चुनने ना चुनने कोई अभिप्राय नहीं रह जाता है। सूरत का जो आज हम स्थिति देख रहे हैं, सूरत के इस बार के लोकसभा चुनाव में सूरत में 7-8 कैंडिडेट उठे थे, आज केवल 1 बचे हैं, तो वह निर्विरोध चुने जा चुके हैं। आज हमारा पूरे सेंट्रल लेवल पर एक जो हमारा छवि है, हमारे सामने जो मीडिया हमें दिखा रहा है, एक जगह के इंटरव्यू सारे चैनलों पर एक ही तरह के एक ही सेक्टर के या एक ही नैरेटिव चलता है। तो आप उसमें चुनाव करने की ताकत रही कहाँ, जो आप एक एज ए जनता, एज ए वोटर, मतलब आपके पास शक्ति बचती है कि आप चुनाव कर पाए। यानी प्रेमदीप कह रहे हैं कि विकल्प कोई नहीं रहा। साक्षी, जल्दी से। मैम, जैसा कि अभी प्रेमदीप ने सूरत का उदाहरण दिया, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूँगी, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति ने कहा है कि आपने वोट दिए नहीं हैं, मैंने वोट खरीदे हैं। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूँगी। तो कहाँ यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि नोट दे के वोट मांग रहे हैं? तो यहाँ पर जनादेश कैसा है? बिल्कुल बिल्कुल। पम्मी, आप कुछ कहना चाहती थी? मैम, जैसा कि उन्होंने कहा कि हम मतलब जनता है आगे उतर के आएगी और फिर हम लोग वोट दे के मतलब सरकार बदलेंगे। तो मैम आगे आने दे तब ना। मैं जिस क्षेत्र में रहती हूँ, पहले ऐसा माना जाता है कि उस क्षेत्र में पहले बम गिरा दिए जाते थे रोड पर, जनता को आने नहीं दिया जाता था, और अब बिल्डिंगों में नीचे ताला बंद किया जाता है, लोग खड़े कर दिए जाते हैं। जब जनता वोट ही नहीं दे पाएगी तो जनता कैसे बदलेगी सरकार को?
तो जो नेता ये समझते हैं, राजनीतिक पार्टियां ये समझती हैं कि आज का युवा मूर्ख है, तो वो जान लें कि युवा पहल शोध करता है, समझता है, देखता है इतिहास में। मेरे दोनों तरफ ऐसे लोग बैठे हैं जो जानते हैं इस बात को कि हमको जनादेश देने से रोका भी जाता है। राजनीतिक पार्टियां ये न मान लें कि हम जनादेश न देकर घर पर एसी या पंखे की ठंडक में बैठे रहने से खुश होते हैं। तानिया कुछ कहना चाहती हैं संक्षेप में? मैं यही कहना चाहूँगी कि भले हम पर रोक लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हाल ही में नागालैंड में इसका मुद्दा उठ रहा है कि वहाँ चुनाव नहीं हुए, तो ये सरकार के लिए भी चिंता का विषय है और वहाँ के लोगों के लिए भी चिंता का विषय है। अगर उन्होंने बॉयकॉट किया है तो फिर उनकी जगह को, उनकी व्यवस्था को सुचारू रूप से कौन चलाएगा? प्रतिनिधि की ज़रूरत है। प्रेमदीप ने कहा कि एक ही प्रतिनिधि है और उसमें से चुनना है। तो क्या हम युवा राजनीति में जा रहे हैं? हम तो पहले ही कहते हैं कि गंदा है, इसमें नहीं जाना है, तो हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर गंदा पानी है और कीचड़ है, कोई विकल्प नहीं है, तो गंदे पानी को तो चुनना पड़ेगा। उसमें से फिल्टर करके हम क्या अच्छा चुन सकते हैं वो तो देखना होगा, लेकिन उसको नकार देना कोई पक्ष नहीं है। यानी कि गंदे पानी को चुनना होगा इससे भी अच्छा एक विकल्प है। हमें आंदोलन करना होगा या हमें चर्चाएं करनी होंगी ये कहने के लिए कि हमें राइट टू रिकॉल चाहिए। यानी हमने जिसको चुना है, अगर वो गंदा पानी निकलता है और उसे फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई वापस आ जाओ, बहन वापस आ जाओ। वो बहुत संघर्ष करके हमें नोटा का अधिकार मिला था, पर आज के दिन में वो अधिकार अधिकांश रूप से कारगर साबित नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो शायद राइट टू रिकॉल से भी हमारा समय अब पूरा होता जा रहा है। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियाँ हम सब के दिलों की भावनाओं में गूंजती हैं कि ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। ये सारा जिस्म झुककर, ये भारत की जो जनता है, जो आज और हमेशा से गरीब थी, आज भी गरीब है, बदला कुछ भी नहीं है, और जो बोझ से झुकी जाती है, तो ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। जय हिंद, जय भारत।